नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रक्षा प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। ये तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा रक्षा प्रौद्योगिकी के विषय में, और इसके आगे इसी वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों को बड़े विस्तार से देखेंगे और वो चीज़ें आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग रहेंगी। तो इसलिए शुरू से अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, तो आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी या कुछ नया ज्ञान सीखने को मिलेगा। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद भारत के सामने कई आंतरिक चुनौतियों के साथ साथ बाह्य शक्तियों से भी चुनौतियां थी। बिल्कुल सही बात है। जब भारत नया नया बना तो भारत का विभाजन भी हुआ, है ना। भारत बना, भारत से अलग होकर पाकिस्तान, मतलब भारत के अंदर ही काफ़ी उठापटक मची हुई थी। मतलब एक प्रकार से हम आंतरिक रूप से भी लड़ रहे थे और बाहरी स्तर पे ये था कि जब भारत नया नया बना तो बाहर की जितनी भी शक्तियाँ थी जो उस समय की वैश्विक महाशक्तियाँ मानी जाती थी, वो भारत पर एकदम निगाहें गड़ा कर रखी थी कि कैसे भी करके भारत को दोबारा से गुलाम बनाया जाए। तो वैसी स्थिति में हमको अगर निपटना है या अपने दुश्मन के साथ लड़ना है तो हमारे पास में कोई ना कोई ऐसा एक रक्षा तंत्र मौजूद हो ताकि हम अपने दुश्मन का आसानी से सामना कर सके, है ना। 1948 व 1962 में क्रमशः पाकिस्तान और चीन आक्रमण से साबित हो चुका है, ठीक है। अतः भारत के लिए एक सुदृढ़ आत्मरक्षा नीति की आवश्यकता थी। बिल्कुल सही बात है। 1948 में पाकिस्तान और 1962 में चीन का जो आक्रमण हुआ, तो इन सबको देखते हुए भारत के लोगों को ये महसूस हुआ, भारत की गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि वास्तविक हमारे पास में कोई ना कोई एक ऐसी आत्मरक्षा की नीति होनी चाहिए ताकि हम अपना बेहतर तरीके से बचाव कर सकें और पूरे देश और देश की सीमा को हम लोग सुरक्षित कर सकें। हर मोर्चे पर अपनी रक्षा हेतु उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता थी। बिल्कुल सही बात है, हर मोर्चे पर, है ना। वर्तमान में भारत महाशक्ति बनने जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में ये है कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी मजबूत है, और भारत एक सामरिक रूप से काफ़ी सक्षम और शक्तिशाली देश है, और भारत परमाणु संपन्न देश है। इसी कारण जो है भारत के आंग पे कोई नहीं आ सकता, इतने आसानी से कोई नहीं आ सकता। वो चाइना भी नहीं आएगा, क्योंकि आज ये है कि आप आर्थिक रूप से कितने सक्षम हैं यह देखा जाता है। आप सामरिक रूप से कितने सक्षम हो जरूरी नहीं है, लेकिन डिफेंस सिस्टम हमारा अगर मजबूत होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जब डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा तो कोई भी देश आसानी से युद्ध में हमारे सामने नहीं आएगा। और आर्थिक रूप से अगर आप मजबूत हो तो वो आपको महाशक्ति बनने में हेल्प करेगा, मदद करेगा, ठीक है। और आज किसी की शक्ति को आंकना है तो उसकी शक्ति को आंकने का एक ही तरीका है कि वो आर्थिक रूप से कितना सक्षम है, और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। तो इस तरीके से भारत जो है महाशक्ति बन चुका है, और आने वाले कुछ समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, महाशक्ति बनेगा, है ना। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग डीआरडीओ कहते हैं, और इसका नाम आपने कई बार सुना भी होगा। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहा जाता है। मतलब डिफेंस से रिलेटेड सारे काम कौन करता है? डीआरडीओ ही करता है। इसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी। इसका मूल मंत्र है बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब विज्ञान ही बल है, शक्ति की जड़ है। साइंस इज अ रूट ऑफ पावर, ये इसका इंग्लिश में है ना। इसके जो प्रथम महानिदेशक थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी साहब थे। कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। रक्षा के क्षेत्र में कार्य करना ये इसका मुख्य काम है, नियंत्रण करना, है ना। इसके अलावा हथियारों की खरीद फरोख्त करना, नए हथियार का निर्माण करना, ये सारे काम कौन करता है? ये आपका डीआरडीओ ही करता है। और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर समीर वी कामत। अब हम कुछ चीज़ों को विस्तार से यहाँ पर देखेंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है डिफेंस। अब डिफेंस को थोड़ा हम लोग समझते हैं यहाँ से, है ना। डिफेंस यानी होता है रक्षा, और पूरे रक्षा का जो जिम्मा होता है वो डीआरडीओ के ऊपर होता है। कंडक्ट ऑफ द डिफेंस सिस्टम, मतलब ये पूरे डिफेंस सिस्टम को अगर कोई कंडक्ट करता है, चलाता है, उस पर नियंत्रण करता है, तो वो आपका डीआरडीओ होता है। अब डिफेंस को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें दो चीज़ें होती है डिफेंस के लिए, एक तो आपके पास में वेपन्स होना, हथियार होना, और दूसरी चीज़ वेपन्स डिलीवरी सिस्टम होना। मतलब आप हथियारों को ले जाने वाला आपके पास में कोई ना कोई सिस्टम या तंत्र मौजूद होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई ना कोई आपके पास में कैरियर या वाहक होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेपन्स। वेपन्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल वेपन्स और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल वेपन्स।
और जो कन्वेंशनल वेपन का हिंदी में मतलब होता है परंपरागत, मतलब जो हमारे बाप दादा कंटिन्यू करते आ रहे थे उसको हम परंपरागत बोलेंगे। और गैर परंपरागत ये होगा कि मतलब जिसमें हमने कोई नई चीज़ों को ऐड किया हो। परंपरागत में हम लोग देखें तो दो चीज़ें आती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, और दूसरा होता है केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा। अब काइनेटिक एनर्जी में दो चीज़ें देखने को मिलती है हमको, रबर बुलेट और प्लास्टिक बुलेट, है ना। रबर बुलेट होता है ना कि खींच के, जैसे गुलेल, गुलेल में हम पत्थर फंसाते हैं और मारते हैं, तो एक प्रकार का ये रबर बुलेट है। प्लास्टिक बुलेट भी इसी तरीके का होता है। केमिकल एनर्जी में हम लोग देखें तो गन पाउडर होता है, आपने नाम सुना होगा गन पाउडर कई बार फिल्मों में। इसके अलावा टीएनटी होता है, ट्राई नाइट्रोटालुइन। इसके अलावा आरडीएक्स होता है या इसको साइक्लोनाइट भी कहते हैं, और आरडीएक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। आईईडी, इसके अलावा हम लोग आईईडी का भी इस्तेमाल करते हैं केमिकल एनर्जी के अंतर्गत। इसका फुल फॉर्म होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इसका हिंदी में अगर हम लोग मतलब देखें तो तात्कालिक विस्फोटक उपकरण इसका मतलब होता है। इसके अलावा थर्मोबोरिक मतलब वैक्यूम बम जो होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है किसके अंतर्गत, रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत। और रासायनिक ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, परंपरागत ऊर्जा है, मतलब कन्वेंशनल वेपन है। इसके अलावा बंकर बूस्टर बम मतलब इस तरीके के बम हैं जो बंकरों को नष्ट कर सकते हैं। बंकर समझते हो आपने, अगर हिटलर के बारे में पढ़ा होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में क्या होता है कि जो हिटलर होता है वो ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर, एक ज़मीन के अंदर ही पूरा का पूरा घर रहता है, उसको क्या कहा जाता है, बंकर कहा जाता है। तो उसी बंकर में वो छुप जाता है, ठीक है। तो ये जो बंकर बूस्टर बम होते हैं बंकरों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। या इसको कहते हैं मेसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर, है ना, मेसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर, या इसको मॉप कहते हैं, MOP मतलब होता है भारी भरकम आयुध प्रवेशक। मतलब ये बहुत गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं और बंकरों को भी नष्ट कर सकते हैं। या तो आप इसको बंकर बूस्टर बम कह सकते हो या मेसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर भी आप इसको कह सकते हो। और नॉन कन्वेंशनल अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें एक तो न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगी इसमें, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी में आ जाएगा आपका एटम बम, या इसको फिजन बम भी कहते हैं। मतलब विखंडन से जो बम बनता है उसको हम लोग एटम बम कहते हैं। विखंडन का मतलब क्या होगा कि इसमें नाभिक टूटेगा। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि नाभिक के टूटने से जो एनर्जी बनती है वो एटम बम है, और एटम बम एक प्रकार की नाभिकीय ऊर्जा वाला बम है ना। इसके अलावा नाभिकी में हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन, या इसको हम लोग कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर। हाइड्रोजन बम बोल लो या इसको थर्मोन्यूक्लियर बोल लो, या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न बम। फ्यूज़न का मतलब होता है जुड़ना, नाभिकों का आपस में जब जुड़ते हैं तो वहाँ पर उसको कहा जाता है फ्यूज़न बम। और इसमें अपार मात्रा में एनर्जी निकलती है। जो हाइड्रोजन बम होता है इसमें अपार मात्रा में एनर्जी निकलती है, ठीक है। और उसके अलावा होता है न्यूक्लियर के अंतर्गत ही न्यूट्रॉन, या इसको इनहेंस्ड रेडिएशन बम भी कहते हैं। न्यूट्रॉन या इनहेंस्ड रेडिएशन बम, मतलब इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा, इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। किसको बढ़ाना, रेडिएशन को बढ़ाना। किसके माध्यम से, एक प्रकार का बम है जो रेडिएशन को बढ़ाता है, मतलब इसमें कोई ना कोई रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद होंगे जिसकी क्षमता को क्या किया जाएगा, इनहेंस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। या इसको एडवांस वर्जन ऑफ फ्यूज़न बम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, एडवांस्ड वर्जन ऑफ फ्यूज़न बम भी कहा जाता है। तो ये कुल मिलाकर ये न्यूक्लियर एनर्जी के अंतर्गत जो है एटम बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आता है, नाभिकी ऊर्जा के अंतर्गत ये आते हैं। मतलब नाभिकी हथियार है, एक प्रकार के ये नाभिकी हथियार है। इसके अलावा जैविक हथियार में हम लोग देखें जिसको हम लोग बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं, इसके अंतर्गत बैक्टीरियल एजेंट्स मतलब कुछ बैक्टीरिया वाहक होते हैं। इसमें एंथ्रेक्स होता है, ब्रुसेल्सिस होता है, इसके अलावा कालरा होता है और प्लेग होता है, ठीक है। कॉलेरा और प्लेग ये सब होते हैं बैक्टीरियल। इसके अलावा वायरल एजेंट होते हैं, मतलब विषाणु वाहक वाले होते हैं। इसमें स्मॉल पॉक्स जिसको हम लोग छोटी माता कहते हैं ये। इसके अलावा वायरल इसको वायरल हेमरेज कहते हैं। हेमरेज का मतलब होता है वायरल हेमरेज फीवर। ये कुल मिलाकर वायरल के कारण ही होता है, मतलब वायरस के कारण होता है। तो ये वायरस को छोड़ दिया जाता है और वायरस जो है हवा में नुकसान करते हैं और ये सारी बीमारी देते हैं। इसमें स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, वायरल हेमरेज फीवर होगा। हेमरेज फीवर में क्या होगा, नक्सिर मतलब नाक फूटेगी, नाक से खून निकलेगा। इसके अलावा बायोटॉक्सिन्स होते हैं, इसमें होता है बोटुलिज्म वगैरह। बायोटॉक्सिन होते हैं जो एक प्रकार से हवा में जहर छोड़ देने वाले होते हैं ना, इसको कहते हैं बोटुलिज्म। इसके अलावा कुछ अगली चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं, केमिकल हथियार। तो केमिकल हथियार में या रासायनिक हथियारों में जो है केमिकल वेपन्स जो हैं उसमें आएगा आपका ब्लिस्टर एजेंट। ब्लिस्टर एजेंट मतलब शरीर को जला देने वाले। इसमें आ जाएगा फॉस्जिन आएगा,
इसके अलावा सल्फर मस्टर्ड आएगा और नाइट्रोजन मस्टर्ड, सल्फर मस्टर्ड और नाइट्रोजन मस्टर्ड और फॉस्जिन। तो सल्फर मस्टर्ड और नाइट्रोजन मस्टर्ड जो है एक प्रकार की गैसें होती हैं और ये इनसे इतनी ज़्यादा मात्रा में भाप निकलती है कि अगर इनको कहीं छोड़ दिया जाए तो इंसान भाप बनकर ही उड़ जाएगा। इसके अलावा होते हैं नर्व एजेंट, मतलब ये तंत्रिका तंत्र को नुकसान करते हैं। इसमें आता है ताबून, सेरिन, सोमान, साइक्लोसेरिन और वीएक्स। ये सारे के सारे रासायनिक हथियार हैं जो कि नर्व एजेंट हैं और नर्व एजेंट के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आती हैं जो तंत्रिका तंत्र को नुकसान करती है। ब्लिस्टर एजेंट जलाएंगे, नर्व एजेंट तंत्रिका तंत्र को नुकसान करेंगे, जो ब्लड एजेंट होंगे ये रक्त में जहर को फैलाने का काम करेंगे। और इसमें आ जाएगा आपका साइनोजिन, क्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सारे के सारे ब्लड एजेंट हैं जो कि रक्त में जहर फैलाने का काम करते हैं। इसके अलावा चोकिंग एजेंट, चोकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को चोक कर देना या रोक लेने वाले, है ना। तो इसमें आ जाता है क्लोरोपिक्रीन, फॉस्जिन और डाइफॉस्बिन और इसके अलावा क्लोरीन, ये सारी चीज़ें आती हैं चोकिंग एजेंट। तो ये क्या करते हैं कि फेफड़ों में एक प्रकार का तरल पदार्थ जमाव कर देते हैं जिसके कारण जो है ब्लड आगे की ओर फ्लो नहीं हो पाता। तो ये क्या करते हैं, ब्लड को चोक कर देते हैं और ब्लड जब चोक हो जाएगा तो इससे क्या होगा, फिर आप जानते हैं कि आदमी की डेथ हो जाएगी, है ना। इसके अलावा अब हम वेपन डिलीवरी सिस्टम को देख लेते हैं। वेपन डिलीवरी सिस्टम दो तरीके से होता है, एक एयरक्राफ्ट होता है और दूसरा होता है मिसाइल। एयरक्राफ्ट आप समझते होंगे, बम वर्षक विमान। अगर आपने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी तो जैकी श्रॉफ बाकायदा लेके आता है लास्ट में और ऊपर से नीचे बम छोड़ता है ना। तो ये एयरक्राफ्ट के जरिए ही क्या करा जाता है कि जो बम वगैरह होते हैं उनकी वर्षा की जाती है और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा मिसाइल होती है, तो मिसाइल के माध्यम से आपको मैंने बताया था मिसाइल सिस्टम में कि सामने उसका वार हेड होता है और पीछे पूरा रॉकेट या मिसाइल होती है जो उसको आगे लेके जाती है। अब मिसाइल दो किस्म की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, मतलब रेंज या परास या दूरी के आधार पर। एक होती है टैक्टिकल और दूसरी होती है स्ट्रेटजिक। अब जो टैक्टिकल है वो रणनीतिक है, टैक्टिकल को हिंदी में कहते हैं रणनीतिक। इसके अंतर्गत पृथ्वी मिसाइल आती है और स्ट्रेटजिक के अंतर्गत आता है सामरिक, इसके अंतर्गत आती है अग्नि। जो रणनीतिक होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये आपके युद्ध में काम आते हैं सीधे। और जो स्ट्रेटजिक होते हैं, सामरिक होते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो भाई हमारी शक्ति इतनी ज़्यादा है, तो इसके अंतर्गत आता है अग्नि। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ठीक है, किसके आधार पे, पाथ या रास्ते के आधार पे हम लोग देखें। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, इसके अंतर्गत पृथ्वी और अग्नि आते हैं। बैलिस्टिक का मतलब वही होता है परवलयाकार मार्ग इसका होता है। और जो क्रूज मिसाइल होते हैं इसका जो मार्ग होता है दीर्घवृत्तीय होता है, ठीक है, और पृथ्वी के समानांतर चलता है। इसका उदाहरण है ब्रह्मोस। तो इस तरीके से आज का एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा वीडियो था और इसमें कुछ चीज़ें और रह गई हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। WMD के सदस्य होने के कारण भारत ने केमिकल वेपन्स को नष्ट कर दिया है। किसका सदस्य है भारत, WMD का सदस्य। अब WMD कौन से वाले हैं, ये जो नॉन कन्वेंशनल वेपन्स हैं ये WMD भी कहलाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन। इसका हिंदी में मतलब होता है विनाशक, आप ये कह लो कि अत्यधिक विनाश करने वाले ये बम होते हैं, ठीक है। तो वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन के सदस्य होने के कारण भारत ने केमिकल वेपन्स को नष्ट कर दिया है, ठीक है। PK आयंगर महान न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे भारत के। भारत ने 1972 में BWC पर हस्ताक्षर किए थे, है ना, यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में हुआ था। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में भारत ने हस्ताक्षर किए। तो भारत अब जो जैविक हथियारों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि हस्ताक्षर कर दिए भारत ने। और 1997 में भारत ने CWC पर भी हस्ताक्षर कर दिए। तो इस हिसाब से भारत अब जो है इसका काय का प्रयोग नहीं कर सकता, मतलब केमिकल जो वेपन्स हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसका फुल फॉर्म होता है केमिकल वेपन कन्वेंशन। केमिकल वेपन कन्वेंशन पर भारत ने 1997 पर हस्ताक्षर किए। इस तहत जो है भारत अब जो है रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग नहीं कर सकता। न तो आप बायोलॉजिकल का प्रयोग कर सकते, न केमिकल का प्रयोग कर सकते। तो बचा के आपके पास में न्यूक्लियर एनर्जी ही बची है जिसका इस्तेमाल आप अपने दुश्मन पर कर सकते हो, या तो फिर आप ट्रेडिशनल की ओर चलो। यहाँ पर आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। अब ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत किस तरीके से आगे अपना काम करेगा। तो इस तरीके से आज का एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप उस पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि वीडियो में क्या कमी है और क्या उसमें अच्छाई है। और आपका कमेंट्स
मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।